वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए आज की अपनी इस वीडियो में हम सेट डी में आगे प्रोसीड करेंगे एंड हम देखने वाले हैं सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दे रखा है, इफ a is equal to 1 to 1 and b is equal to 2 minus 3 1 then find a b ट्रांसपोज। a और b आपको दो मैट्रिक्स दे रखी हैं एंड आपको ए बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो यहां पर ए क्या दे रखी है आपको, ए दे रखा है 1 2 1 एंड बी आपको दे रखा है 2 -3 1, ये दे रखा है। हमें निकालना है ए बी का ट्रांसपोज, तो उससे पहले हमें ए बी निकालना होगा। तो ए को यहां पर लिखेंगे 1 2 1 इंटू बी 2 -3 1, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई। तो जरा देखिए क्या आएगा, 1 इंटू 2 इज 2, पहली रो की दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई, तो यहां आ जाएगा -3, यहां पे आ जाएगा 1, 2 2 जा 4, 2 -3 -6 एंड 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 1 3 -3 आ जाएगा एंड 1, ये आ गई ए बी की वैल्यू। बट हमें चाहिए ए बी का ट्रांसपोज, तो ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे, पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी 2 -3 1 एंड 4 -6 2 2 -3 1। तो ये क्या मिल गया हमें, ए बी का ट्रांसपोज मिल गया है इस क्वेश्चन के लिए। देन इसके बाद जो हम देखें क्वेश्चन नंबर 5 है, वो क्या दे रखा है, वो एक डिटर्मिनेंट दे रखा है एंड उसको सम स्पेसिफिक टर्म के बराबर प्रूव करना है। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्या दे रखा है आपको, 1 1 1 1 एंड ए बी सी सी ए एंड ए बी, इसको बराबर प्रूव करना है आपको a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, इसके बराबर मुझे प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लूंगा टेकिंग LHS। अब आप ध्यान से देखें तो यहां पर 1 1 1 वाला फॉर्मेट है, और जब भी इस तरीके से किसी पर्टिकुलर रो या फिर पर्टिकुलर कॉलम में 1 1 1 बने आपका, तो यहां पर आप इसमें दो एलिमेंट को जीरो बना लें। यदि मैं R1 में से रो 1 में से रो 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यहां जीरो बन जाएगा, रो 2 में से रो 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहां जीरो बन जाएगा। और जब दो एलिमेंट जीरो बन जाएंगे तो हम इसको सीधा एक्सपेंड कर देंगे एंड हमें यहां पर रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा आपका। तो सबसे पहला ऑपरेशन हम इसमें लगाने वाले हैं ऑपरेटिंग R1 में ऑपरेशन लगाएंगे R1 माइनस R2 एंड R2 में ऑपरेशन लगाएंगे R2 माइनस R3। तो जरा चेक करें, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a माइनस बी एंड यहां पर देखिए यहां पे बन जाएगा BC माइनस CA। दोनों में से मैं यहां से -c कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पर देखिए क्या बचेगा, ये तो हो जाएगा प्लस का आपका और ये हो जाएगा माइनस का। जब दोनों में से मैं -c कॉमन ले लूंगा तो यहां पे क्या बचेगा आपका, यहां बचेगा a माइनस बी। ऐसे ही R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 - 1 इज 0, यहां पे आ गया B माइनस सी और यहां पे आ जाएगा CA माइनस AB। दोनों में से मैं क्या है यहां पर आपका -a कॉमन ले लेता हूं, तो यहां बच जाएगा B माइनस सी, तो -a कॉमन ले लिया और यहां बच गया B माइनस सी आपका, एंड R3 को सेम लिख देना है आपको। अब यहां ध्यान से देखें तो रो 1 में से आप a माइनस बी और रो 2 में से b माइनस सी कॉमन ले सकते हैं। आप बोले सर यहां पर तो कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो जीरो को आप ध्यान से देखें तो जीरो को आप ऐसा भी लिख सकते हैं 0 इंटू a माइनस बी, मतलब जीरो में से आप कोई भी टर्म कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से a माइनस बी भी कॉमन लिया जा सकता है, टेकिंग कॉमन a माइनस बी एंड b माइनस सी फ्रॉम R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली, कि R1 में से तो हम a माइनस बी एंड R2 में से b माइनस सी कॉमन लेंगे, तो यहां आ गया a माइनस बी
इंटू बी माइनस सी, यहां पे बचा 0 0 1, यहां पे बचा 1 1 सी, और यहां पे माइनस सी माइनस ए एंड यहां पे ए बी। अब हम इसको C1 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो जरा देखिए ये तो टर्म बाहर सेम रहेगी, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी और 0 माइनस 0, पहली टर्म 0 आएगी। अब उसके अंदर इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, ये डिटर्मिनेंट बचेगा, बट जब वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा, उसको लिखने की ही जरूरत नहीं है। अगले एलिमेंट पर आए तो माइनस का 0 और ये भी सब कुछ 0 बन जाएगा, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। +1 यहां पे आ गया +1। अब इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे क्या बचेगा आपका -a, ये डिटर्मिनेंट बचेगा, -a प्लस c, तो यहां बच गया -a प्लस c। यहां पे आ गया a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और यहां पर है c माइनस a। ध्यान से देखें तो यही राइट हैंड साइड है, विच इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया है। तो प्रूव करने के लिए बेसिकली आपको क्या करना है, बस यहां पर दो एलिमेंट्स को 0 बनाना है, एंड जैसे ही दो एलिमेंट 0 बनते हैं, रिक्वायर्ड टर्म जो वहां से कॉमन मिल रही है उसको आपको कॉमन ले लेना है, एंड फिर उसको जिस भी रो या फिर कॉलम में दो 0 प्रेजेंट हैं उसके अलोंग एक्सपेंड कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा आपका। देन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या दे रखा है आपको, if fx is equal to lambda x square minus 2x if x is less than equal to 1 and 4x plus 1 if x is greater than 1, for what value of lambda the function fx is continuous। तो आपको एक फंक्शन दे रखा है, यहां पर एक फंक्शन दे रखा है such that lambda into x square minus 2x and 4x plus 1 if x is greater than 1 and यहां पर if x is less than equal to 1। यहां पर जो fx है वो कंटिन्यूअस है आपका, एंड यहां पर आपको लैम्डा की वैल्यू बतानी है जब जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। आप ध्यान से देखें, जब x लेस देन 1 है, when x is less than 1, जो fx है वो क्या है, fx है आपका लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, मतलब एक पॉलिनोमियल है, और जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ना वो हर जगह कंटिन्यूअस होता है, एंड ये फंक्शन आपको सारी सब जगह ही कंटिन्यूअस दे रखा है। तो fx बीइंग अ पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस। सेम व्हेन x इज greater than 1 fx being a polynomial is continuous। ये तो हमें पता चल गया। x is equal to 1 पर भी ये कंटिन्यूअस है आपका, क्योंकि हमें बता रखा है कि ये हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है आपका। तो एट x is equal to 1 हम इसमें क्या कर लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, एंड फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, एट x is equal to 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या होगा, जहां पर x लेस देन 1 है वो है लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। यहां पर अब हम x को पुट कर देंगे 1 माइनस h एज h टेंड्स टू 0। तो जहां पर भी x है वहां पर हम 1 माइनस h रखेंगे, तो यहां आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 लैम्डा इंटू 1 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस एच। अब आप यहां पर h की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दें, h की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे तो यहां बचेगा लैम्डा 1 माइनस 0 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहां -2 और यहां बचेगा 1 आपका। ध्यान से देखें तो ये हो गया 1 माइनस 2 -1 हो गया, एंड -1 की लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, माइनस लैम्डा मिल जाएगा। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ रही है माइनस लैम्डा। अब हम इसमें राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, हम इसको यहां से इरेज करने वाले हैं।
ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाल ली। अब हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन वो होगा जहां पर x ग्रेटर देन 1 है। तो x ग्रेटर देन 1 यहां पर है, तो राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन है 4x प्लस 1। अब हम यहां पर x को पुट कर देंगे 1 प्लस h एज h टेंड्स टू 0, क्योंकि h 0 है आपका, तो यहां पर बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 4 इंटू 1 प्लस h प्लस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां हो जाएगा 4 और प्लस 1 प्लस 4h। h की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास, 5 आ गई है यहां पर। अब हम निकालते हैं फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर। तो x इज इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन ये है आपका, यहां पर जहां भी x है वहां पर आप 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 1, तो ये 1 माइनस 2 हो जाएगा -1, दैट मीन्स माइनस लैम्डा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली, राइट हैंड लिमिट निकाल ली, फंक्शन की वैल्यू निकाल ली उस पॉइंट पर। अब सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर अगर फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगी राइट हैंड लिमिट के, और वो बराबर होगी f1 की वैल्यू के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमें मिली है माइनस लैम्डा, RHL मिला है 5 और f1 मिला है माइनस लैम्डा। इन दो को हम यहां से कंपेयर कर लेते हैं, तो माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 5 एंड ये माइनस इधर चला जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू -5। तो लैम्डा की वैल्यू क्या है, जब जो ये फंक्शन है वो हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, तो वो है लैम्डा इज इक्वल टू में -5। तो इस तरीके का फंक्शन आपको डिफरेंट वैल्यूज के लिए आ सकता है, बशर्ते यहां पे 1 के लिए आया है वो 0 के लिए दे सकता है, 4 के लिए दे सकता है, लैम्डा निकलवाया है के निकलवा सकता है, और भी बहुत सारे कांस्टेंट वो आपसे निकलवा सकता है। तो बस आपको मेथड को समझना है, इस मेथड से प्रोसीड करोगे तो आप इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे। देन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या दे रखा है आपको, यहां पर x इज इक्वल टू a cos t प्लस t sin t, ये दे रखा है, एंड y इज इक्वल टू a sin t माइनस t cos t। ये दो पैरामेट्रिक इक्वेशंस दे रखे हैं, एंड आपको यहां पर dy बाई dx निकालना है एट t इज इक्वल टू पाई बाई 3। t इज इक्वल टू पाई बाई 3 पर dy बाई dx की वैल्यू आपको यहां पर निकालनी है। तो ये दो पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं आपकी। यहां पर हम इन दोनों को, इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एंड यहां पर दोनों को डिफरेंशिएट करने के बाद यहां हमें मिल जाएगा dx ओवर dt, और यहां मिल जाएगा हमें dy ओवर dt, और फिर डिवाइड करके हम dy बाई dx की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम डिफरेंशिएट करते हैं इन दोनों को, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट एंड सेकंड ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो t के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, dx ओवर dt, a कांस्टेंट है बाहर रहेगा, cos t, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो यहां आ जाएगा माइनस साइन t प्लस, इन दोनों इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा यहां पर, t सेम, साइन t का डिफरेंशिएशन cos t, साइन t सेम, और t का डिफरेंशिएशन 1 आपका। अब साइन t से साइन t कैंसिल हो गया, तो dx ओवर dt किसके बराबर आ गया, वो आ गया a t cos t, इसको नाम दें थर्ड। देन इसके बाद अगली इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करें तो a कांस्टेंट है बाहर रहेगा, साइन t का डिफरेंशिएशन cos t माइनस साइन बाहर, दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा, t सेम। अब cos t का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका, cos t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन t, cos t सेम
और t का 1 हो गया आपका। अब यहां पर माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस t साइन t, और ये हो जाएगा माइनस का आपका cos t से cos t कैंसिल हो गया, यहां पे आया a t साइन t dy ओवर dt, इसको नाम दें फोर्थ। अब यदि मैं फोर्थ को थर्ड से डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग फोर्थ बाई थर्ड, फोर्थ को थर्ड से डिवाइड कर दें तो dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt इज इक्वल टू ए टी साइन टी, और यहां पे आ गया ए टी कॉस टी, ये आई है वैल्यू आपके। तो यहां पर ए टी से ए टी कैंसिल हो गया, साइन टी अपॉन कॉस टी आ गया टेन टी आपका। अब टेन टी जो डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू आई है आपकी डी वाई बाई डी एक्स की। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आया है, टेन टी के बराबर आ गया। बट डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें निकालनी थी एट टी इज इक्वल टू पाई बाई थ्री। तो जहां भी इसमें टी है वहां पर हम टी की जगह पर क्या पुट कर देंगे, टी इज इक्वल टू पाई बाई थ्री। तो यहां आ गया टेन पाई बाई थ्री, टेन पाई बाई थ्री मीन्स टेन सिक्सटी, और 1060 की वैल्यू होती है आपकी रूट थ्री। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या है आपका, दैट इज रूट थ्री। तो पहले आपको इन पैरामेट्रिक इक्वेशंस को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, देन दोनों को डिवाइड करके हमें dy बाई dx की वैल्यू मिल जाएगी। उस dy बाई dx की वैल्यू में मुझे t इज इक्वल टू पाई बाई थ्री पुट कर देना है आपका, एंड हमें फिर यहां पर आंसर मिल जाएगा आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहां पर एक इंटीग्रांड आपको दे रखा है e की पावर x इंटू सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो यहां पर मैं e की पावर x को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो e की पावर सेक एक्स डी एक्स प्लस e की पावर x इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। ये दो अलग अलग इंटीग्रांड बन गए। पहले वाले को मुझे इंटीग्रेट करना है एंड दूसरे वाले को आपको एज इट इज लेके चलना है। अब अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ आइलेट यहां पर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो सेकंड फंक्शन होगा, और क्योंकि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये ई से पहले आता है, तो ये आपका एक फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स इन फर्स्ट इंटीग्रांड, इस पहले इंटीग्रांड को हम बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, एंड फिर जो टोटल टर्म यहां पर मिलेगी उसका इंटीग्रेशन, प्लस में ये टर्म आपकी साथ में चल ही रही है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x हो जाएगा, e की पावर x sec x माइनस sec x का डिफरेंशिएशन होगा sec x इंटू टेन एक्स, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस में c। ध्यान से देखें, ये और ये सेम इंटीग्रांड है आपके, सेम इंटीग्रल्स हैं, तो दोनों में बस साइन डिफरेंट है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपके, एंड यहां पर वैल्यू बचेगी e की पावर x इंटू सेक एक्स प्लस सी। तो इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो क्या मिल गई है आपको, e की पावर x इंटू सेक एक्स प्लस सी आ रही है वैल्यू। इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कैसे, यदि आपके पास इस तरीके का इंटीग्रेशन आए एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, और उसको आपको इंटीग्रेट करना हो, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x वाला दे रखा हो, यहां पर कोई फंक्शन और यहां उसके एडिशन में ही उसका डिफरेंशिएशन आपको दे रखा हो, जैसे sec x का डिफरेंशिएशन क्या दे रखा है, sec x इंटू टेन एक्स, तो इसका आंसर होता है e की पावर x, और उस फंक्शन की उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस c। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके यही वैल्यू हमें यहां पर मिलेगी आपकी। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट आपको यह फॉर्मूला साइड में बताना होगा तो आपका क्वेश्चन सही होगा। देन इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इवेल्युएट 0 to 5 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस 5 माइनस एक्स डी एक्स।
इसकी वैल्यू को सॉल्व करना है। तो यहां पर भी एक इंटीग्रेशन से ही क्वेश्चन आपको दे रखा है। लेट i इज इक्वल टू 0 to 5 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट 5 माइनस एक्स डी एक्स। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि 0 to a f ऑफ x को आप लिख सकते हैं 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx। इसी प्रॉपर्टी का हम यहां पर यूज करेंगे कि जहां पर भी x है वहां पर आप x की जगह a माइनस एक्स लिख सकते हैं, मतलब इसमें से x को सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं। तो ये वाला जो i है वो किसके बराबर बन जाएगा 0 to 5, यहां पे x की जगह क्या आ जाएगा 5 माइनस एक्स, नीचे यहां पर आ जाएगा 5 माइनस एक्स, और इस x की जगह जब आप लिखेंगे 5 माइनस एक्स तो ये माइनस साइन अंदर जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का, 5 से 5 कैंसिल हो गया तो यहां बन जाएगा रूट एक्स डी एक्स। ये i है आपका। अब ध्यान से देखें, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड कर देंगे तो यहां हो जाएगा i प्लस आई इज इक्वल टू 0 to 5 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट 5 माइनस एक्स प्लस रूट 5 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट 5 माइनस एक्स डी एक्स। आप ध्यान से देखें, क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं कि जब एफ एक्स डी एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स आपको दे रखे हों तो इनको आप लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स, और दोनों का इंटीग्रेशन आप एक साथ में ही कर सकते हैं, दोनों को ऐड करके एक ही बार में लिख सकते हैं। तो यही मैंने यहां पर लिख दिया है। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो दोनों का सेम आ जाएगा, रूट एक्स प्लस रूट 5 माइनस एक्स, यहां पर है रूट एक्स, यहां पर है रूट 5 माइनस एक्स डी एक्स, दोनों सेम टर्म कैंसिल हो जाएंगी तो यहां पे आ गया 1 आपका, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, लिमिट्स लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये वैल्यू आ गई 5 तो 2i किसके बराबर आया है 5 के, 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, विच मींस i इज इक्वल टू 5/2। तो इस इंटीग्रांड की जो वैल्यू है वो सॉल्व होके हमें क्या मिली है i इज इक्वल टू 5/2 इसका आंसर है आपका। देन इसके बाद जो क्वेश्चन दे रखा है वो डिफरेंशियल इक्वेशन से है, सॉल्व दी डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है एंड उसे आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है ये, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दे रखी है आपको dy/dx प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू कॉट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप ध्यान से देखें तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास, तो इसको हम जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे। इसको नाम दे फर्स्ट, कंपेयरिंग फर्स्ट विद dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो यहां से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो y के मल्टीप्लाई में है ये p आ गया आपका, और q की वैल्यू क्या आ गई cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सबसे पहले हम इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं और वो होता है e की पावर p dx। e की पावर में p का इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो e की पावर p क्या है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। आप ध्यान से देखें यहां पर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको ऊपर दे रखा है, एंड जब इस तरीके का केस आए कि फंक्शन नीचे एंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर, तो उसका जो इंटीग्रेशन है वो होता है लॉग में फंक्शन लिखते हैं हम प्लस c आपका। अब यहां पर देखिए इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा है तो यह आ जाएगा e की पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो e और log एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहां आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो आ गया है 1 प्लस
एक्स स्क्वायर। और किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है, वो एक फॉर्मूले से निकाला जाता है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाई, वो क्या होता है, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेशन हम करते हैं q इंटू आई एफ डी एक्स का। तो y के इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू q की वैल्यू है cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, और यहां पर आपको इंटीग्रेशन करना होगा cot x का। cot x का जो इंटीग्रेशन है वो बेसिकली आपका होता है, यहां मैं इसको लिख रहा हूं, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x प्लस c, और यही क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है आपका। तो आपको बाय द मेथड प्रोसीड करना है। पहले आप इसे कंपेयर करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, एंड इस इक्वेशन में, इस सॉल्यूशन में जैसे ही आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, इंटीग्रेशन करते ही आपको आंसर मिल जाएगा, और वही क्या होगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम्स इन अ बल्क ऑफ आइटम। कोई बहुत सारे आइटम्स हैं आपके पास, उनमें 5% डिफेक्टिव आइटम है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ सैंपल ऑफ 6 आइटम्स 3 आर डिफेक्टिव। मतलब उनमें से 6 आइटम निकाले जाएं और उनमें से 3 आइटम हमें डिफेक्टिव मिले, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है। तो आप ध्यान से देखिए, 5% डिफेक्टिव आइटम्स, परसेंटेज देने का मतलब है उसने हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है डिफेक्टिव आइटम्स मिलने की। तो हम ये एक बर्नौली ट्रायल का क्वेश्चन है, तो इसमें डिफेक्टिव आइटम मिलने को हम क्या मान लेंगे, सक्सेस मान लेंगे। मतलब जो हमें बल्क दे रखा है उसमें से हमें डिफेक्टिव आइटम मिले, इसको हम मान रहे हैं सक्सेस। लेट P denotes द सक्सेस। आप सक्सेस के बारे में बताएंगे, दैट मीन्स गेटिंग अ डिफेक्टिव आइटम। जो सक्सेस है वो क्या है, गेटिंग ए डिफेक्टिव आइटम। P denotes the probability. P denotes the probability of success. तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, P की वैल्यू हमें दे रखी है 5%। 5% मतलब 100 में से 5 आइटम्स जो है वो डिफेक्टिव हैं, तो ये हो गई 1/20। मतलब एक डिफेक्टिव आइटम मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो गई 1/20। अब ना मिलने की जो Q है, यहां पर आप Q के बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे, एंड Q denotes द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो P की वैल्यू है आपके पास 5/100, दैट मीन्स 1/20, और जो Q है वो बराबर होगा 1 माइनस P, दैट मीन्स 19/20। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मिल गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हमें मिल गई। अब फॉर्मूला क्या होता है बर्नौली ट्रायल का, आप यहां पर लेट x denotes द रैंडम वेरिएबल ऑफ सक्सेस। x क्या है, रैंडम वेरिएबल है सक्सेस का। तो आप ध्यान से देखें, Px इज इक्वल टू R। जब आपके n ट्रायल हो रहे हों और उनमें से R ट्रायल्स में सक्सेस मिले, उसका फॉर्मूला होता है NCR, P की पावर R, Q की पावर N माइनस R। तो यहां पर R होते हैं कितनी बार सक्सेस मिले, N में से R टाइम सक्सेस मिले, उसके लिए यह फॉर्मूला होता है। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 सक्सेस, हमें 3 सक्सेस मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो Px इज इक्वल टू 3 निकालना है, मतलब R की वैल्यू 3 है और N है 6, मतलब 6 आइटम्स हम वहां से निकाल रहे हैं। तो 6C3, P की वैल्यू है 1/20
उसकी पावर r मीन्स 3 एंड q है 19/20 एंड n माइनस आर मतलब 6 माइनस 3 इज 3। तो px इज इक्वल टू 3 की वैल्यू क्या आई है आपके पास, दैट इज 6c3 1/20 की पावर 3 एंड 19/20 की पावर 3। तो यही क्या है, प्रोबेबिलिटी है आपकी कि आपको 3 डिफेक्टिव आइटम्स मिले 6 में से। ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही छोड़ देना है आपको, क्योंकि कैलकुलेशन काफी बड़ी होने वाली है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं और यही आंसर आपका दिया हुआ होता है एग्जामिनर को। एंड इस क्वेश्चन के साथ हमने सेक्शन बी को फिनिश कर लिया है। अब हम देखते हैं आपका सेक्शन सी। तो सेक्शन सी का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। सॉल्व द इक्वेशन 2 tan inverse x into cos x is equal to tan inverse into 2 cosecant x। इक्वेशन क्या दे रखी है, 2 tan inverse cos x is equal to tan inverse into 2 cosecant x। यहां पर आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड x की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर आप ध्यान से देखें तो 2 tan इनवर्स है और यहां पर tan इनवर्स है। अगर ये 2 यहां से चला जाए तो ये tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा एंड फिर हम आगे इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आपके पास जब भी 2 tan इनवर्स x दिया हुआ होता है तो उसको हम tan इनवर्स में बदल सकते हैं, बशर्ते एंगल क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स में बदलने का फार्मूला होता है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 इंटू में एंगल, तो 2 इंटू कॉस एक्स, नीचे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स इंटू 2 कॉसिकेंट एक्स। आप ध्यान से देखें तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको इसे लिखना नहीं है। अब ऐसा मत करना कि इससे इसको काट दो, ये गलत तरीका है। काटते नहीं हम इसको, बस ये कैंसिल हो जाएगा आपका। यहां पे आ जाएगा 2 cos x, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है बराबर साइन स्क्वायर एक्स के। यहां पे बचा 2 कॉसिकेंट एक्स को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स से एक पावर कैंसिल हो गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो cos x अपॉन साइन एक्स आपका हो गया cot x और यहां पे बचा 1 को आप लिख सकते हैं cot पाई बाई 4। तो cot से cot कैंसिल हो गया, दैट इज x इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो आपकी इस क्वेश्चन के लिए जो x की वैल्यू है वो क्या है, पाई बाई 4 मिली है। तो आपने मेथड को देखा, केवल एक फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए था एंड क्वेश्चन काफी सिंपल था आपका, आपको इसके इजीली कर सकते हैं। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को आप देखें तो डिफरेंशिएट x रेज टू द पावर x इंटू कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। आपको एक फंक्शन दे रखा है, लेट y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर x इंटू कॉस एक्स। ये फंक्शन दे रखा है। अब यहां पर ये एक लॉगरिथम फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करना है। जब इस तरीके से फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए ना, तो उस केस में हम दोनों तरफ लॉग लेके और तब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहां पर हो जाएगा आपका log y इज इक्वल टू log x और उसकी पावर x cos x। अब ऐसा केस आए कि log में जो फंक्शन है उसकी पावर कुछ दे रखी हो तो वो पावर आगे आ जाती है एंड यहां पर बचता है log n। तो सेम यहां पर होगा, ये बन जाएगा log y इज इक्वल टू x cos x इंटू log x। अब ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है, दोनों को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पहले log का करेंगे तो 1 अपॉन वाई और y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये पहला फंक्शन ये सेम रहेगा और log x का करेंगे तो 1 बाई एक्स प्लस, अब log x सेम रहेगा।
अब इसका करेंगे, क्योंकि यहां पर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में, तो इनमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा आपका। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x सेम cos x का हो गया माइनस साइन x प्लस cos x सेम x का हो गया 1 आपका, x से x कैंसिल हो गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पे बचा cos x प्लस log x इनटू यहां पर माइनस x साइन x प्लस cos x। यहां पर जो y है वो डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, y किसके बराबर है, y बराबर है इसके, तो ये वैल्यू आप यहां पर पुट कर देंगे, x की पावर x cos x और इनटू में है आपका cos x माइनस x साइन x log x प्लस cos x इंटू log x। और यही क्या है आपका आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। तो केवल आपको पहले लॉगरिथम लेना है दोनों तरफ एंड उसके बाद बाई प्रोडक्ट रूल आपको डिफरेंशिएट कर देना है एंड आपको आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equal to x square minus 2x plus 7 which is parallel to the line 2x minus y plus 9 is equal to 0। तो आपको एक कर्व दे रखा है, उस कर्व पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है एंड आपको एक कंडीशन दे रखी है कि जो वो टेंजेंट है वो पैरेलल है आपकी एक गिवन लाइन के। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब दो लाइंस आपकी पैरेलल होती हैं, तो मान लीजिए ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और इस पहले वाली लाइन का जो स्लोप है वो m है, तो इस दूसरे वाली लाइन का भी जो स्लोप है वो क्या हो जाता है, वो m हो जाता है। एंड लाइन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर आपको लाइन किसी और फॉर्म में दे रखी है तो आप उसे इस फॉर्म में ले आए एंड यहां पर जो x का कोफिशिएंट होता है वही क्या होता है, स्लोप होता है आपका। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो यहां पर कर्व क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14 में, द गिवन कर्व इज, वो दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो इस कर्व के लिए मैं क्या निकाल लेता हूं, आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेता हूं। इसके लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है आपका, dy बाई डी एक्स, यहां हो जाएगा 2x माइनस 2, x का हो जाएगा 1 एंड 7 का 0। तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया, 2x माइनस 2 के बराबर आ गया। अब यहां पर ध्यान से देखें, जो दूसरी वाली लाइन दे रखी है, जो लाइन है आपकी 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, मान लो ये टेंजेंट है और ये दूसरे वाली लाइन है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो जो इसका जो स्लोप है और इसका स्लोप बराबर होगा। इसका स्लोप मैंने अभी निकाला dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 2 और इसका स्लोप हम इससे निकाल सकते हैं, y को इधर ले जाओ तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 9। अब ये इस फॉर्म में है, अब यहां पर y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 1 ही है। अब जो x के मल्टीप्लाई में है वही क्या है, इस लाइन का स्लोप है, मतलब इस वाली लाइन का जो स्लोप है वो 2 है, तो इसका भी 2 होगा। आप बोलेंगे स्लोप ऑफ लाइन, वो लाइन है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 इज 2, सिंस द लाइन is parallel to tangent, since the line is parallel to tangent, therefore they have same slope। तो इनका क्या होगा, सेम स्लोप होगा आपका। तो मतलब इसका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, मतलब dy बाई डी एक्स जो है वो 2 के बराबर आ जाएगा। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू है 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ये 2 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 2। तो आपके पास जो x की वैल्यू है वो 2 आ गई। आप इस x की वैल्यू को यहां इस फर्स्ट में रख के y की वैल्यू निकाल सकते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट। तो x इज इक्वल टू 2 हमने फर्स्ट में डाल दिया, y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 इज 2 एंड प्लस 7। तो
8 माइनस टू, 8 माइनस टू इज 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास, यहां पर y की वैल्यू आ गई है 6। 2 को यहां पर रखा, यहां पर 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होगा, तो 7 प्लस 4 11, 11 माइनस 2 इज ओके, देयर इज अ मिस्टेक, यहां पर x इज इक्वल टू 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर 4 एंड 2 इंटू 2 कितना हो गया आपका -4 प्लस 7, 4 से 4 कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई 7। मतलब एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें मिल गया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है आपका, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है 2,7। अब इस टेंजेंट पर एक पॉइंट मिल गया हमें और इसका स्लोप पता है, तो एक पॉइंट और स्लोप से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू 2,7 एंड हैविंग स्लोप, स्लोप क्या दे रखा है आपको, 2 इज गिवन बाय, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। x1 y1 वो पॉइंट है जिससे वो टेंजेंट पास कर रही है एंड m इज द स्लोप। तो x1 y1 की वैल्यू तो है 2,7, तो y माइनस 7 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2, यहां पर है y माइनस 7, यहां हो गया 2x माइनस 4, इसको इस तरफ ले आएंगे, y माइनस 2x माइनस 4 प्लस 7 इज 3, तो y माइनस 2x इज इक्वल टू 3। यही क्या है आपकी स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो यही क्या है आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। तो आप फिर से, आई रिपीट द क्वेश्चन, पहले आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, एक तो कर्व से, दूसरा उस लाइन से, तो दोनों को बराबर रख के आप एक पॉइंट निकाल लेंगे जिससे वो लाइन पास हो रही है। अब आपके पास एक पॉइंट है जिससे वो टेंजेंट पास हो रही है एंड उसका स्लोप है, तो उसकी इक्वेशन आप इस फॉर्मूले को यूज करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 15 आपको दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC whose vertices have the position vectors as A, B and C। ओके, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 15 को आप ध्यान से देखें तो एक ट्रायंगल दे रखा है जिसको हम नाम दे देते हैं ABC, और इन वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर आपको दे रखे हैं। तो इसका एरिया बताना है। अगर मैं यहां पर इस साइड को A वेक्टर और इस साइड को B वेक्टर बोलूं तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1/2 इंटू A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, उसकी दो एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट, उसका मॉड्यूलस और उसके मॉड्यूलस को 2 से डिवाइड करने पर आपको क्या मिल जाता है, उसका एरिया मिल जाता है। तो मुझे इसमें केवल दो एडजेसेंट साइड चाहिए इसकी। इसमें मुझे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए दे रखे हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है आपके 2i कैप माइनस j प्लस k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इसने हमें दे रखा है, वो दे रखे हैं i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी दे रखे हैं हमें 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। ये ए बी और सी के पोजीशन वेक्टर्स हमें दे रखे हैं। मैं ये ए बी साइड और ये ए सी साइड निकाल लेता हूं, क्योंकि जो ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर साइड है वो क्या है, वो एडजेसेंट साइड्स हैं। तो पोजीशन वेक्टर या फिर मैं निकाल लेता हूं ए बी वेक्टर इज इक्वल टू वो होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बी के में से ए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आई और ये हो जाएगा -2, तो यहां आ जाएगा माइनस आई कैप, -3 ये प्लस का हो जाएगा माइनस 2j कैप, एंड इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे -6k कैप। उसके बाद हम निकालते हैं ए सी वेक्टर, तो वो हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो सी के पोजीशन वेक्टर्स में से ए के पोजीशन वेक्टर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जरा देखिए क्या आएगा, 3 - 2 इज आई कैप, -4 ये प्लस का हो जाएगा -3j कैप, -4 माइनस के कितना हो जाएगा -5k कैप। तो ये दो एडजेसेंट साइड आ गई। अब मुझे निकालना है इनका क्रॉस प्रोडक्ट।
तो मैं निकाल रहा हूं ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर, तो यहां पे आ जाएगा आई जे के। अब ए बी वैक्टर में जो आई जे और के कॉफिशिएंट्स हैं उनको लिखेंगे -1 -2 -6। यहां पर अब ए सी वैक्टर के 1 -3 -5। अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे आपका अलोंग रो 1, तो यहां पर लिख देंगे आप एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। यहां पे आ गया आई कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -2 इंटू -5 इज 10 एंड यहां पे आ जाएगा -18। उसके बाद -j कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 5 + 6 प्लस k कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 3 + 2। यहां पे आ गया आपका -8i कैप -11j कैप प्लस 5k कैप। अब मैं निकाल लेता हूं इसका मॉड्यूलस। -8 का स्क्वायर 64, 11 का स्क्वायर 121 एंड इसका 25। सभी को हम ऐड करें तो वैल्यू कितनी मिल रही है हमें? 210, √210। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज गिवन बाय द फॉर्मूला, इज गिवन बाय, वो होता है हाफ ऑफ ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर का मॉड्यूलस। अब इसकी वैल्यू आई है √210 और नीचे 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस एरिया, इस ट्रायंगल का जो एरिया वो है √210 बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमने केवल 2 एडजेसेंट साइड्स ली। अब 2 एडजेसेंट साइड जरूरी नहीं है कि आप ए बी और ए सी ही लें, आप यहां पर बी सी और बी ए क्या ले सकते हैं? बी ए वैक्टर एंड बी सी वैक्टर ले सकते हैं, बी सी एंड बी ए, ये भी एडजेसेंट हैं। आप यहां पर सी ए और सी बी, सी ए वैक्टर सी बी वैक्टर, इसको भी ले सकते हैं। ये दोनों भी क्या है? एडजेसेंट साइड्स हैं। आप कोई भी दो ले लें, आंसर सेम ही मिलेगा, बट होनी एडजेसेंट चाहिए आपके। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। ए बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स एंड अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। 2 बैग हैं आपके पास। बैग 1 जो है उसमें 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स हैं, मतलब टोटल 8 बॉल्स। एंड बैग 2 जो है उसमें 2 रेड एंड 6 ब्लैक, मींस टोटल 8 बॉल्स प्रेजेंट हैं। वन ऑफ द 2 बैग्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम, मतलब उन दोनों बैग में से एक बैग को सिलेक्ट किया जाता है। एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, और उस सिलेक्टेड बैग में से एक बॉल निकाली जाती है। द बॉल इज फाउंड टू बी रेड, और जो बॉल हमने निकाली वो रेड कलर की मिली। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, और इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो बैग 1 से निकाली गई हो। तो ये बेस थ्योरम का एक प्यारा सा क्वेश्चन है। फिर से क्वेश्चन समझें। आपके पास 2 बैग हैं, उन दोनों बैग में से कोई एक बैग आपने चूज कर लिया एंड उस सिलेक्टेड बैग में से एक बॉल निकाली, और वो जो बॉल है वो रेड इन कलर आपको मिली है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है कि जो रेड बॉल है वो आपको बैग 1 से मिली है। तो ध्यान से देखिए हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हम मान लेंगे लेट E1 एंड E2 डिनोट्स द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग बैग 1 एंड बैग 2 रेस्पेक्टिवली। तो E1 इवेंट है कि बैग 1 सेलेक्ट हो, E2 इवेंट है कि बैग 2 सेलेक्ट हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग फर्स्ट बैग, टोटल बैग है 2, उसमें पहले बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, सेम बैग 2 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी। तो दोनों बैग्स में से एक बैग को सिलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है। नाउ लेट A डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। A इवेंट है आपका कि आपको एक रेड बॉल मिले।
ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। तो हमें पहले निकालते पी ए बाई E1, मतलब E1 इवेंट पहले हुआ है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि E1 पहले हो चुका है, मतलब बैग 1 सिलेक्ट हो गया। अब उसमें से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी आप इसको लैंग्वेज में भी लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए रेड बॉल व्हेन बैग 1 इज ऑलरेडी सिलेक्टेड। ऐसे ही पी ए बाई E2, बैग 2 सिलेक्ट हो चुका है, उसमें से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए रेड बॉल व्हेन बैग 2 इज ऑलरेडी सिलेक्टेड। तो पी ए बाई E1 की वैल्यू क्या होगी? ध्यान से देखिए, बैग 1 सिलेक्ट हो गया, इसमें टोटल बॉल कितनी है 8 और रेड बॉल कितनी है 4, तो रेड बॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो गई 4/8। सिमिलरली पी ए बाई E2, बैग 2 सिलेक्ट हो गया, इसमें से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी टोटल 8, यहां पर 2। अब इसे कैंसिल मत करना, आप कहीं यहां पर 1/2 कर दे। अब कैंसिल ना करने से फायदा यह होगा कि आगे की कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी आपकी। बट हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था कि जो रेड बॉल है वो पहले से आ चुकी है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो बैग 1 से आए। तो हमें निकालना है P(E1/A), मींस प्रोबेबिलिटी that a red ball is drawn, probability that a red ball is selected and it is selected from bag 1. ये बैग 1 से सिलेक्ट हुई हो आपकी। तो बाई बेज थ्योरम के अकॉर्डिंग इस टर्म की जो वैल्यू है वो क्या होगी? P(E1/A) किसके बराबर होगा? वो होता है PA इंटू PA/E1 अपॉन यहां पर आएगा P(E1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। ये होता है इसका फॉर्मूला। सारी भी वैल्यूज हमारे पास हैं। अब हम यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे। P(E1) की जो वैल्यू है वो है 1/2, PA/E1 है 4/8 और यही सेम टर्म नीचे आएगी आपकी 1/2 इंटू 4/8 प्लस PE2 भी 1/2 है एंड ये है 2/8। आप इसका एलसीएम लें तो ऊपर एलसीएम आएगा 16, यहां पर 4 और नीचे भी एलसीएम आ जाएगा 16 और यहां पर 4 + 2। अब देखिए, अगर आप इसको कैंसिल कर देते तो आपको एलसीएम लेने में भी यहां पर दिक्कत होती। 16 से 16 कैंसिल हो गया। P(E1/A) इज इक्वल टू वो है 4/6 मीन्स 2/3। तो P(E1/A) किसके बराबर आया है? वो आया है 2/3। मतलब एक रेड बॉल सिलेक्ट हो चुकी है और वो बैग 1 से सिलेक्ट हुई है। इस बात की जो प्रोबेबिलिटी वो है 2/3 आपकी।